आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसके साथ ही आरएसएस। मैं पूरा यहां लेखा जोखा पेश करूंगा कि 2024 में कैसे भाजपा 200 के अंदर सिमट रही है और ये जो पहलवानों का पूरा मामला है, जिस तरीके से पहलवानों ने मोर्चाबंदी कर रखी है और उनके साथ किसान और पूरी जाट बिरादरी वो साथ खड़ी हो गई है, इसका क्या इंपैक्ट है। अभी पहलवानों ने एक मीटिंग सोनीपत में की, जहां पे हाप पंचायत और किसान के कई संगठन मौजूद रहे और वहां पे वो तमाम बातें जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई वो साझा की गई। यानी अभी भी आंदोलन जारी है और यह आंदोलन थमने वाला नहीं है कि जब तक बृजभूषण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं और निवर्तमान ये कुश्ती फेडरेशन महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनको सजा नहीं हो जाती। उस पर बिल्कुल अड़े हुए हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और इस बात को लेकर के अब भाजपा काफी डरी हुई है। पीएम मोदी को भी अब डर सताने लगा है और आरएसएस ने तो बिल्कुल क्लियर कट बात कह दी। और जैसा कि हमने कहा कि आरएसएस की मंशा बिल्कुल और साफ है कि 2024 में नरेंद्र मोदी पीएम का चेहरा होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि यह कैसे मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन आरएसएस ने द ऑर्गेनाइजर में जो बातें कही हैं वो मामूली बातें नहीं है। लेकिन मैं इस वक्त जो आपको पूरा एक सिनेरियो समझा रहा हूं, देखिए, अगर आप जाटों की बात कर लें तो हरियाणा में जाट हैं, राजस्थान के कुछ इलाकों में है और उत्तर प्रदेश में जो मगरबी उत्तर प्रदेश है, इधर पश्चिमी, तो यहां पे भी बड़ी संख्या में तादाद में जाट मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है। यादव पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ है। यादव की जो कमी होती थी वो जाटों के जरिए बीजेपी वेस्टर्न यूपी में पूरी कर लेती। लेकिन जो हालात पैदा हो गए हैं उसमें यह रिपोर्ट है कि जो जाट बिरादरी है वो एक बार फिर आरएलडी यानी अजीत सिंह के बेटे के साथ चली गई, उनके साथ वो खड़ी हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा और इसीलिए अब बीजेपी किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करना चाहती इन पहलवानों को। और आरएसएस ने जो बातें लिखी हैं द ऑर्गेनाइजर में, जो इनको इंतबाह किया है, इनको डांट एक तरीके से लगाई है कि महज मोदी मैजिक और हिंदुत्व पर आप मत रहिए। फिर यह मामला हिंदुत्व का भी नहीं है, यह तो महिला पहलवानों की इज्जत का सवाल है, उनकी आबरू का सवाल है। और इससे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है उस पर बहुत बड़ी चोट लगती है। तो ऐसे में बीजेपी को झटका लगना कोई मामूली बात नहीं है और इससे कैसे बचा जाए, इस पर गौर फिक्र कर रही बड़ी हंगामी मीटिंगें बुलाई। जो इनके मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उनको भी बुलाया गया है। मीटिंग में एक बड़ी बैठक की गई है, मीटिंग की गई है, ताकि देखा जाए क्यों, किस लिए इस तमाम चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर आप अब स्टेट वाइज देखेंगे, मैंने बताया था कि अगर कांग्रेस या बीजेपी की अगर 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत सरकार है, सिर्फ 4 राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार है, यह आप जान लीजिए, गुजरात में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनी है यह आपको पता है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को धोखा न देते या कांग्रेस से अलग न हो जाते, मैं क्यों कहूं धोखा देते, अगर कांग्रेस से अलग न होते तो जाहिर है कि वहां कांग्रेस की ही सरकार होती और ऐसे में पूर्ण बहुमत की सरकार में कांग्रेस आगे निकल जाती, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस भी 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार लिए हुए। आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान,
छत्तीसगढ़ और अब कर्नाटक, इन 4 राज्यों में तो ये जो कांग्रेस मुक्त का सपना था भाजपा का, वो चरमरा गया है। इतना आसान उसको लग रहा है, और इसीलिए आरएसएस ने यह कहा है कि मोदी मैजिक जो है वो अब नहीं रहा और हिंदुत्व का खेल जो है बहुत देर तक नहीं चलेगा, तुम्हें लोकल लीडरों से बात करनी पड़ेगी। मैं जो समझाना चाहता हूं कि कैसे 2024 में लोगों को अभी भी लग रहा है, ये गुमान है, हो जाता है कि 24 में बदलाव कैसे होगा, मोदी जी के तो अभी है, लेकिन अब तो आरएसएस ने कह दिया कि मोदी मैजिक नहीं रहा और हिंदुत्व पर भी बहुत निर्भर मत रहिए, और कर्नाटक का पूरा हवाला दिया गया और जो सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया गया है। अब आप देखिए 2019 में कहां कितनी सीटें बीजेपी को मिली हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। अगर आप 2019 की बात करें लोकसभा चुनाव में, तो टोटल सीट 542 और उसमें से 330 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। सरकार बनाने के लिए सिर्फ 272 सीटों की जरूरत होती है, 330 बीजेपी को मिली थी। ये मैं बात कर रहा हूं 2019 की। कहां से कितनी सीटें हैं उसको भी हम देख लेते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि अब सूरत हाल क्या है, क्योंकि 2019 में आप ये कह लीजिए कि मोदी जी का एक उरूज वाला दौर हम कह सकते हैं, क्योंकि मोदी मैजिक तब चल रहा था। अब आरएसएस ने भी मान लिया है कि मोदी मैजिक नहीं रहा। जब मोदी मैजिक था तब देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीटों पर कब्जा किया। अब आ जाइए बंगाल में 42 सीटों में से 18 सीटें, बिहार में 40 सीटों में से 17 सीटें, और उस वक्त जेडीयू से मिलकर चुनाव हुआ था। तमिलनाडु की बात करें तो यहां 0 है, 38 में कोई सीट नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 29 में से 28 सीटें मिली थी, ये मैं 2019 की बात कर रहा हूं। कर्नाटक की बात करें तो 28 में 25 सीटें, और गुजरात की बात करें तो 26 में से 26 सीटें, यानी टोटल सीटें जीती थी भाजपा ने। आंध्र प्रदेश में कोई सीट नहीं मिली थी, 25 सीटें। राजस्थान में 25 में से 24 सीटें मिली थी। उड़ीसा में 21 में 8 सीटें मिली थी। केरला में कोई सीट नहीं मिली। असम में 14 में से 9 सीटों पर कब्जा किया था। झारखंड में 14 में से 11 सीटें मिली थी। पंजाब में 13 में से 2 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें मिली थी। हरियाणा में 10 सीटें मिली थी। दिल्ली में 7 सीटें मिली थी, और इसी तरीके से जम्मू और कश्मीर में 6 में से 3 सीटें मिली थी। हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4 सीटें मिल गई थी। त्रिपुरा में 2 में 2 सीटें, मेघालय में 2 में कोई सीट नहीं, मणिपुर में 1 सीट, 2 में 1 सीट। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 2 में 2 सीटें मिली थी। गोवा में 2 में 1 सीट मिली थी, और पुडुचेरी जो है वहां 1 में कोई सीट नहीं मिली थी। नागालैंड में कोई सीट नहीं, मिजोरम में कोई सीट नहीं, और अंडमान में कोई सीट नहीं, दमन दीव में कोई सीट नहीं, सिक्किम में कोई सीट नहीं है, लक्षद्वीप में कोई सीट नहीं है, चंडीगढ़ में 1 सीट मिली थी। ये पूरा ब्यौरा है। तो 542 में से 303 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, और जो अदर्स हैं उनको 127। तो कांग्रेस और अदर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 239 सीटें होती हैं, जो सरकार बनाने से आप समझ लीजिए कि बहुत थोड़ा सा फर्क है। यानी जो 303 है उसको 303 में 72, 272 से आप माइनस कर दीजिए। और अब जो सूरत हाल है उत्तर प्रदेश में, अभी भी लग रहा है कि जैसे भाजपा की सूरत हाल बड़ी अच्छी है, लेकिन जो वहां की तस्वीरें आ रही हैं और ये जो जाटों का मामला है, मैं इसीलिए जोड़ना चाहता हूं, वो आप देख लीजिए। और अगर जो समीकरण बनाए जा रहे हैं कि एक के सामने एक उम्मीदवार, जो विपक्ष तैयारी कर रहा है, अगर ये हो जाता है कि विपक्ष संगठित हो जाता है
और 400 सीटों पर एक के बदले एक, यानी जहां एक बीजेपी का उम्मीदवार होगा वहां विपक्ष से एक उम्मीदवार होगा। अगर ये हो जाता है तो ये भाजपा के लिए बड़ा संघर्ष हो जाएगा। और इस बार जो तस्वीर आ रही वो ये कि यूपी में 62 सीटें, तो 50 तक अगर आप मान लें तो 12 सीटें इसको आप घटा सकते हैं। 12 सीटें आप कब कर दीजिए। महाराष्ट्र में पहली जैसी स्थिति नहीं है, वहां पहली जैसी सूरत हाल महाराष्ट्र में नहीं है, आप ये पता कर लीजिए। वहां शिवसेना के साथ जो गठबंधन था उसका क्या हश्र हुआ है। तो महाराष्ट्र की ये सूरत हाल है। और बिहार में भी आप बहुत कोशिशें की जा रही हैं, अभी कई रैलियां जो है वो बीजेपी की भी होने जा रही हैं वहां, लेकिन बिहार में अगर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू एक साथ आ गई तो वहां 10 सीटें भी पहुंचना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए। अब ये सब आप घटाते चले जाइए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 28 सीटें, इस बार जो मध्य प्रदेश से रिपोर्ट आ रही है वो आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में हालात अच्छे नहीं है, तो 29 में 28 सीटें जीत पाना ये नामुमकिन है। वहां 10 से 15 सीटों पर बीजेपी सिमटती नजर आ रही है। कर्नाटक में 28 में 25 सीटें मिले, लेकिन कर्नाटक अभी आपने देखा कि वहां बड़े पैमाने पर कांग्रेस की जीत हुई है। 224 में से 136 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई। तो अब आप देख लीजिए कि कितनी सीटें वहां पे कम हो सकती हैं बीजेपी की, यानी 29 में 28 सीटें, तो 28 सीटें तो नहीं मिल रही। अगर आप 50-50 कर लें तब भी वहां पे 14 सीटें जो हैं वो बीजेपी की कम हो रही हैं। अब आप गुजरात की बात करें तो 26 में 26, लेकिन क्या इस बार ऐसा मुमकिन है? क्या 26 में 26 सीटें मिल जाएंगी? ऐसा मुमकिन नहीं है, किसी भी सूरत नहीं है। रिपोर्ट आप देख सकते हैं। राजस्थान में 25 में 24 सीटें, लेकिन इस वक्त राजस्थान की जो सूरत हाल है और जो इस वक्त अशोक गहलोत वहां ऐलान पे ऐलान जो कर रहे हैं उसका बड़ा असर वहां पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए 25 में 25 जो है वो मिल जाएंगी, यानी राजस्थान 25 में 24 सीटें मिल जाएंगी, ये कहना मुश्किल है। यहां पर भी अगर आप 50% कम कर, और उड़ीसा में जो सूरत हाल है वो बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से केरला में तो है ही नहीं, आसाम वहां पे जरूर बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर भी देखना होगा कि क्या सूरत हाल है। झारखंड में 11 सीटें, लेकिन झारखंड में भी इस बार संघर्ष काफी है। तो इसी तरीके से अगर आप देखते चले जाएं, ये बड़े बड़े सूबे थे जिनका मैंने जिक्र किया है, और उससे आप अंदाजा लगाइए कि 303 यानी टोटल जो है वो 30 सीटें ज्यादा अगर हम मान लें कि इनके पास हैं 31 सीटें, 30 सीटें, तो आप ये पूरा जो मैंने समीकरण पेश किया कि इतनी सीटें इनकी घट रही हैं, सिर्फ कर्नाटक में बड़े पैमाने पर इनकी सीटें घट रही हैं। तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो ये कि जो पूर्ण बहुमत, कुछ लोग तो कह रहे हैं 350 सीटें आ जाएंगी, हवा में बात क्यों, कहां से आ जाएंगी भाई? जो मैंने राज्य दिए हैं आप देखिए, यहां ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल बीजेपी ने करनी। तो क्या अगर कहीं मान लीजिए हम ये कह लें कि राजस्थान में 26 सीटें हैं, तो क्या हुआ 28 सीटें आप बना देंगे? 26 पे 26 पूरी पूरी सीटें। दिल्ली आप देख लीजिए, क्या दिल्ली में 7 सीटों पर फिर कब्जा हो जाएगा? क्या हरियाणा के 10 सीटों पर कब्जा हो जाएगा आपको लगता है? तो ये पूरा आंकड़ा है, और फिर जो विपक्ष तैयारी कर रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, वो बड़ी परेशानी। और इसीलिए आरएसएस ने इनको तंबीह की है कि आपको काम करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर देखिए आप कि बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इसलिए मैंने पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश की है कि बीजेपी के अंदर घबराहट है, डर है, खौफ है, और वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। वो हिंदुत्व के मामले को उठाए, वो मोदी मैजिक को आगे ले जाए, या फिर भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए, या ब्रिजभूषण जैसे लोगों को कंट्रोल में करे। वो डेवलपमेंट बताए तो बताए क्या,
क्योंकि जो जो वादे किए थे उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। तो बहुत जो है अभी तजस्सुस में है बीजेपी, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, और इसीलिए ये रिपोर्ट आरएसएस की आई है। बहरहाल अभी वक्त है, देखते हैं कि विपक्ष क्या करता है और बीजेपी कैसे अपना रास्ता तलाश करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।